नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की, साथ ही साथ बात करेंगे कोरोना से बचाव की और ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे हमारे खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। खास तौर पर आज हम बात करेंगे वेरिएंट कप्पा और जीका की। तो हमारे आज के कार्यक्रम में खासतौर से हम बात करने वाले हैं कप्पा और जीका वायरस की। कप्पा वायरस क्या है, कितना खतरनाक है, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी इन तमाम सवालों के बारे में बता देते हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जीका वायरस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, क्या कप्पा वायरस ने ही दूसरी लहर में मचाई थी तबाही, क्या गोरखपुर में मिला नया वेरिएंट कप्पा है। इसके अलावा वेरिएंट के लेवल हिस्ट्री खंगालने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से नए वेरिएंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी और कैसे इनसे बचाव के साधन उपलब्ध हो पाएंगे। क्या कप्पा वायरस ही दूसरी लहर में तबाही का कारण था, क्या गोरखपुर में मिला नया वेरिएंट कप्पा वेरिएंट है। वेरिएंट के लेवल हिस्ट्री खंगालने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मुकाबले लगातार जिस तरह से कम हो रहे हैं, साथ ही मरीजों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच वेरिएंट कप्पा और जीका ने लगातार खतरे को बढ़ाया है। गोरखपुर में कोरोना का नया वेरिएंट कप्पा मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोरखपुर में ही कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचा चुके डेल्टा प्लस के साथ कप्पा वेरिएंट वाले एक मरीज की मौत जून महीने में भी हुई है। नया मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। दूसरी लहर के बाद लोगों में तीसरी लहर को लेकर खौफ है। वहीं सवाल ये भी है कि तीसरी लहर क्या वाकई भयानक होने वाली है, क्या सच में तीसरी लहर आने वाली है या नहीं। ऐसे ही तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विकास जी नमस्कार। विकास जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जिस तरह से हमने कई बार कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर बात की है, इसके मूलभूत स्वभाव को लेकर बातचीत की है, किस तरह से वेरिएशन म्यूटेशन होता है उसको लेकर बातचीत की है। गोरखपुर में जो नया मामला सामने आया है, जून महीने में मौत भी हुई है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वेरिएंट कप्पा है। कप्पा और जीका ये क्या वेरिएंट है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए, जो कोविड-19 वायरस है ये एक आरएनए वायरस है और ये आरएनए वायरस जो होते हैं ये प्रीडोमिनेंटली म्यूटेशंस करते रहते हैं। तो ये जो म्यूटेट करते हैं, लगभग 2500 म्यूटेशन हो चुके हैं। इसमें से जो म्यूटेशंस हमारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो 6-7 हैं और वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिनको बोलते हैं, जो पब्लिक कंसर्न करते हैं, जो एपिडेमिक कॉज करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें हाई डेथ रेट होता है, वो वो केवल 4 हैं: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। जो आप कप्पा वेरिएंट की बात कर रही हैं, ये यही डेल्टा वेरिएंट जिसका साइंटिफिक नेम B.1.617.2 है। तो 0.2 की जगह 0.1 वाला जो वेरिएंट है उसको हम कप्पा वेरिएंट बोलते हैं। ये भी एक म्यूटेंट वेरिएंट है, बट दिस इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी है कि उसी वेरिएंट में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की जो आप बात कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है और किस तरह से ये लोगों को प्रभावित करते हैं। जी देखिए, जो भी वायरस म्यूटेशन करता है वो अपनी जेनेटिक स्केलेटन को चेंज करता है। उस जेनेटिक स्केलेटन को हम जानने के लिए एक जांच होती है जिसको बोलते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग, WGS, होल जीनोम सीक्वेंसिंग हम करते हैं। उस जीनोम सीक्वेंसिंग से हम जान पाते हैं कि ये वायरस ने अपने शरीर में कितना बदलाव किया है, इसके प्रोटीन्स में कितना अंतर आया है, अमीनो एसिड्स कौन से ऐड हुए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं। इन्हीं वेरिएंट्स को, जो म्यूटेंट वेरिएंट्स है, उसमें से वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो वेरिएंट ने कोई स्पेशल प्रॉपर्टी जो पुराना वेरिएंट था उससे अलग एक प्रॉपर्टी ली है।
या तो वो ट्रांसमिशन यानी उसकी संचार करने की क्षमता ज्यादा हो सकती है, या वो ह्यूमन सेल से बाइंड करता है जो रिसेप्टर से उस पे चिपकने की जो उसकी वो होती है क्षमता वो ज्यादा हो सकती है, या जो एंटीबायोटिक या जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी जो आजकल चल रही है वो ट्रीटमेंट रेजीम को वो रेजिस्टेंट रहता है, या फिर अपनी इम्यूनिटी को चेंज करके वो ये जो आपका वैक्सीनेशन है उसको एस्केप कर जाता है। तो ये आपके जो होते हैं इनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये बदल के वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब हो जाता है जब ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा फैलने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन कर रहा है और इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि WHO ने अभी तक केवल 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। इसमें अल्फा वेरिएंट है जो कि यूके वेरिएंट है, बीटा वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में पहली बार पाया गया था, गामा वेरिएंट जो ब्राजील में पाया गया था, और डेल्टा वेरिएंट यानी डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो कि इंडिया में दूसरी लहर का कारण बना था। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। बाकी जो आप बता रही क्या कप्पा हो गया, लैम्डा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, ये सारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि अभी तक बहुत ज्यादा पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं हुआ है इनकी वजह से। सर तमरीश सिंह माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लगातार जिस तरह से नए केसेस सामने आ रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात हो रही है, उसको लेकर भी लोग डरे हुए थे। हालांकि पहले भी हमने उसको लेकर चर्चा की है कि इसको आसानी से पहचानना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ मास्क का प्रयोग करके, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रयोग करके हम कहीं ना कहीं अपना बचाव ज़रूर कर सकते हैं। कप्पा वेरिएंट के बारे में तो डॉक्टर विकास ने अभी हमें जानकारी दी है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं आता है। आपसे बातचीत करेंगे हम डॉक्टर अमरीश जी, लेकिन उससे पहले बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप, पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप, बीडीसी सदस्यों की किडनैपिंग का आरोप, सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी का आरोप, खाली फॉर्मों पर साइन करवाने का आरोप, प्रत्याशी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, प्रत्याशी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, फॉर्म पर दस्तखत कराने के बाद छोड़ा। राज्य मंत्री अनिल शर्मा के समर्थक को भी दौड़ाया, समर्थक ने पुलिस जीप में छिपकर बचाई जान। राज्य मंत्री अनिल शर्मा के समर्थक की पिटाई। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीप में छिपे मंत्री के समर्थक की जमकर हुई पिटाई। गांव में 2 घंटे तक चला जमकर हंगामा। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ाया। बुलंदशहर से खबर, पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप, बीडीसी सदस्यों की किडनैपिंग का आरोप, सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी का आरोप, खाली फॉर्म पर साइन करवाने का आरोप। और इसी खबर पर संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से पुलिस पर प्रत्याशी के अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है, सपा और रालोद की संयुक्त प्रत्याशी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जनता बुलंदशहर के शिकारपुर ब्लॉक का मामला है, जहां सपा और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी को उठा कर ले जाने का मामला सामने आया है। और प्रत्याशी जो मोनिका सिंह है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा है, उनके समर्थक और पुलिस के द्वारा मेरा अपहरण किया गया और मुझे जबरन उठाया गया है। लेकिन जब गांव के लोगों के सामने उनको उठाया जाता है तो गांव के लोग उसमें बवाल कर देते हैं और वहाँ मारपीट का मामला सामने आता है। और जो राज्य मंत्री के जो कुछ समर्थक हैं, कुछ बताया जा रहा है कि राज्य मंत्री के जो पीआर होते हैं वो पुलिस की जीप में छिप जाते हैं। जब गांव वालों को ये पता पड़ जाता है कि पीआर छिपे हुए, तो उनको भी पुलिस की जीप में से निकाल के मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं ग्रामीण। और ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से जो चुनाव न लड़ने के लिए बीजेपी लगातार प्रत्याशियों को दबाव बना रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का नजर चढ़ा हुआ है। और यहाँ लगातार जो वन राज्य मंत्री, उनके ऊपर भी जो प्रत्याशी उन्होंने भी आरोप लगाया। और उनका कहना यह है कि मुझे जबरदस्ती
गाड़ी में उठाकर ले जाते हैं। पुलिस और राज्य मंत्री के बीजेपी के जो समर्थक है और बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो मुझे ब्लॉक में ले जाते हैं और ब्लॉक में ले जाकर एक कागज पर खाली कागज पर जबरदस्ती मुझ पर साइन कराते हैं, जबकि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अब देखना यह होगा कि जो जनपद बुलंदशहर प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, देखिए किस तरह की बीजेपी के जो प्रत्याशियों द्वारा लगातार जिस तरह से सत्ता के निशा में घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो पाती है नहीं। और गाँव में अगर हम बात करें, जिस तरह से प्रत्याशी उठाने की कोशिश की गई है, उसको लेकर करीब गाँव में 2 घंटे तक बवाल हुआ है, जमकर गाँव में पथराव हुआ है, पुलिस की जीप पे भी पथराव किया गया है। और जो बीजेपी के प्रत्याशी और जो समर्थक जो राज्य मंत्री है, उनके भी जो समर्थक उनके साथ भी मारपीट को लोगों ने अंजाम दिया। जब प्रत्याशी लेके, हालांकि प्रत्याशी का कहना यह है कि मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए और मुझ पर ब्लॉक में ले जाकर जबरदस्ती साइन कराने के बाद मुझे घर पर छोड़ा गया है। अब प्रत्याशी का जबकि यहाँ कहना है कि मुझे चुनाव लड़ना है। जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया। बीडीसी सदस्यों की किडनैपिंग का आरोप पुलिस पर लगाया है। गांव वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे संवाददाता का साफ तौर पर कहना है कि 2 घंटे तक इसको लेकर बुलंदशहर में बवाल हुआ है। और इस खबर के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस का। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम विशेष तौर पर कप्पा वेरिएंट के साथ ही साथ जीका वायरस की भी बातचीत कर रहे हैं। जानेंगे कि किस तरह का वायरस है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं और कैसे इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है हमें। अमरीश सिंह माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साथ ही साथ विकास मिश्रा बायोलॉजिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमरीश जी, आपके पास आएंगे, आपसे सवाल यहाँ मैं लेना चाह रही थी। लगातार कप्पा वेरिएंट को लेकर तो डॉक्टर विकास ने हमें यहाँ पर जानकारी दी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जीका वेरिएंट की भी बात होती है, जीका वायरस की बात होती है। क्या है जीका वायरस और क्या इससे डरने की ज़रूरत है? जी, सर्वप्रथम मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं उसमें ये एक एडिशनल बात कहना चाहता हूं कि WHO ने, सही बात है, सिर्फ 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बताए हैं, अल्फा, बीटा और गामा डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट जो है वो इंडियन ओरिजिन का माना गया है, जिसकी फर्स्ट जो डिटेक्शन हुआ था वो अक्टूबर 2020 में हुआ था, लास्ट ईयर फर्स्ट वेव में ही। उसके बाद से चूंकि कोरोना का तीव्रता कम होता गया तो इस पे बहुत ज्यादा और शोध और इस पे सीक्वेंसिंग का काम नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो द्वितीय लहर आई है अप्रैल में, उसमें इस पे काफी काम हुआ और इंडिया में के कई जगह में से ये डेल्टा के ही सेकेंड वेव में रिस्पॉन्सिबल माना गया है, अध्ययन से पता चला है। और हमारे यहाँ जो 30 सीक्वेंसिंग के डेटा आए हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से, जो सैंपल भेजे गए थे दिल्ली में, उसमें हमें एक कप्पा वेरिएंट मिला है। ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि अभी इस पे आगे काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत कम जगह पे पूरे वर्ल्ड में देखें तो लगभग 30 कंट्री में डिटेक्ट हुआ है और इस पे जो भी मरीज इससे संक्रमित हुए हैं उनके डेटा इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, चूंकि एक ही हमारे यहाँ मिला है और जिसकी मौत हो गई थी, काफी तीव्रता थी इस इन्फेक्शन की, तो ये माना जा सकता है कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी इंडिया में रहा होगा और अन्य जो भी सेंटर्स के स्टडी आएंगे भारत में और सीक्वेंसिंग के डेटा, तब पूरी बात अच्छी जानकारी मिल पाएगी इसके बारे में। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया है कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न में भी बदल सकता है? क्या इसके केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है आगे आने वाले समय में? दूसरी बात, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या दूसरी लहर में जो तबाही हुई थी, दूसरी लहर में जो ज़्यादातर केस सामने आए थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं कप्पा वेरिएंट कारण हो सकता है? देखिए, क्योंकि ये बहुत ही नया वायरस है तो इसके बारे में कुछ भी आगे प्रेडिक्ट करना बहुत जल्दीबाजी होगी, शोध की जरूरत है। फिर भी मैं ये कहूंगा, जो अभी हमारी सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है जिसमें हमने ये पाया है कि 60 to 70%, क्योंकि जो दूसरी लहर थी वो गांव तक पहुंची थी, बहुत भयावह थी, तो नेचुरल इन्फेक्शन गांव तक फैला है, तो उसमें नेचुरली इंड्यूस्ड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शरीर में लोगों में आया है 70% पॉपुलेशन में। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी प्रदेश सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगर आप कल तक की बात करें तो लगभग 3 करोड़ 15 लाख लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और 45 लाख लोगों को लगभग दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है, तो इनमें भी इम्यूनिटी है अपने आप में।
तो इस इम्यूनिटी के कारण मुझे नहीं लगता है तीसरी वेव आएगी जरूर, लेकिन वो कितनी भयावह होगी मुझे नहीं लगता है कि जैसी सेकेंड लहर आई है वो उसी का रूप ये तीसरी लहर भी लेगी, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स काफी ज्यादा पॉपुलेशन में आ चुका है। फिर भी ये आगे हमारे अपने व्यवहार पे डिपेंड करता है कि हम कैसे एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, जैसा सरकार ने कहा है कि 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मास्क और सैनिटाइजेशन। कभी भी बाहर जाएं तो वहां से जब लौट के आए अपने आप को सैनिटाइज करें और अपने एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करें, और हाँ, जब आपकी बारी आए तो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। अगर हम ये चीज फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक हम तीसरी लहर को बहुत नीचे लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर वीरेंद्र भी बने हुए हैं, कानपुर से हैं। जी वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? मैं आप जो है वो ज्वलन के मुद्दे उठाया जाता है आपके चैनल से जी। मेरा सवाल है, जिस समय चैनल का भी चल रहा है कोरोना इसलिए है जो कि तमाम बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोविड के इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी 12 से 18% उसमें कोई तरक्की नहीं है। उसके बावजूद भी लोग मास्क बिना लगाए बदले में घूमते हैं जी। ये जिम्मेदारी प्रशासन की भी है कि वो कड़ाई से उसका पालन करवाए और दुकानें समय से बंद और खुले। जी जी बिल्कुल ठीक कहना है वीरेंद्र जी आपका। कहीं ना कहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है और आम जनता के साथ ही साथ प्रशासन जिस तरह से पालन करवाना चाहता है, जिस तरह से पालन हो रहा है, यदि उसमें ढील होती है तो प्रशासन को भी कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमरीश, आगे बढ़ेंगे हम, और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कप्पा और जीका वायरस को लेकर, साथ ही साथ तमाम अल्फा बीटा वेरिएंट्स की हमने बातचीत की है। जिस तरह की इस वायरस की हिस्ट्री रही है अभी तक, जितना जानने में आया है, म्यूटेशन लगातार होते रहते हैं, लगातार अपना स्वरूप वायरस बदलता रहता है। आगे आने वाले समय में वैक्सीन की हम खास तौर पर जब बात करते हैं, भारत में जो भी वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या ये वैक्सीन तमाम वेरिएंट्स के लिए प्रभावी है, या आगे वायरस के बदले स्वरूप के साथ कहीं ना कहीं वैक्सीन को भी बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है? जी, सवाल ये बहुत ही उम्दा है, और इसलिए कि वायरस के हम अगर जो फील्ड में बात करें तो कोई भी वैक्सीन लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यूनिटी नहीं देती है। वायरस के प्रोस्पेक्ट्स में बात करें तो, और कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए इम्यूनिटी देती है। और इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करें, जो कि कोरोना वायरस है इसका उदाहरण, इसमें वैक्सीनेशन के बाद कुछ सर्टेन मंथ्स या मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए, 1 ईयर के लिए इम्यूनिटी रहती है। लेकिन कोविड में चूंकि इसके म्यूटेशंस थाउजेंड्स में हम देख पा रहे हैं कि हुए हैं और हो रहे हैं, और डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, जैसे लोटा, एप्सिलॉन, ईटा है, कप्पा है, जीटा है, लेमडा है। लेमडा भी वायरस अभी बहुत सारी कंट्रीज में रिपोर्ट हो रहा है। पेरू में ऑलमोस्ट 90% रिपोर्ट किया उन्होंने कि केवल लेमडा वेरिएंट था, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन पे बिल्कुल काम करने की जरूरत है, और बदलाव की भी जरूर आवश्यकता है। और कोई भी वैक्सीन किसी भी बीमारी में, चाहे ट्यूबरकुलोसिस की ही बात कर लें, 100% इफेक्टिव नहीं होती है। इसलिए वैक्सीनेशन के साथ हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्फेक्शन से बचने का, मास्क, सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश, सामाजिक दूरी, इसका पालन जरूर और जरूर अन्य काल तक भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास, वैक्सीन के बारे में यहाँ पर डॉक्टर अमरीश ने भी जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन को समय के साथ बदलने की आवश्यकता हो सकती है, और ये हम सभी जानते हैं कि वायरस का यदि कहीं ना कहीं वेरिएंट बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, तो वैक्सीन में बदलाव की बात हो सकती है। वैक्सीन की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मेडिकल फील्ड में कोरोना की दवाइयों को लेकर भी आगे रिसर्च चल रहा है? क्या जिस तरह से हम तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं, उस तरह से भी आगे के समय में इलाज सामने आ सकता है? जी, इस सवाल के पहले मैं आपका एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा जो डॉक्टर अमरीश से आपने पूछा था। जीका वायरस के बारे में आपने पूछा था। ये जीका वायरस कोई कोरोना का वेरिएंट नहीं है। ये जीका वायरस अपने आप में एक अलग वायरस है।
ये वायरस फ्लैवीविरिडी आरएनए वायरस है, जो मॉस्किटो बॉर्न एडीज मच्छर होता है उसके काटने से होता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 2 से 7 दिन होता है। 2 से 7 दिन में मरीज को तेज बुखार, सर दर्द, आंखों पे लाली आ जाना जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, आर्थ्रैल्जिया, माइल्जिया, बहुत हद तक डेंगू और चिकनगुनिया की तरह होता है, बहुत नुकसानदेह नहीं होता है। हाँ, इसके कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक होते हैं बच्चों में। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को ये मच्छर काटता है और जीका वायरस डिजीज हो जाती है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो माइक्रोकेफली का बच्चा पैदा होने के चांसेस होते हैं, यानी उसका सर बहुत छोटा होता है। इसके अलावा बड़ों में और बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिजीज गुलियन बैरी सिंड्रोम एक होती है, बहुत खतरनाक बीमारी, मस्कुलर माइलाइटिस की बीमारी, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जीका वायरस के। ये कोविड वायरस से बिल्कुल अलग वायरस है और ये 1947 में पहली बार युगांडा में ये डिटेक्ट हुआ था, मंकीज में ये पाया गया था, और उसके बाद करीब 1952 में ये क्रॉस ओवर करके मंकीज से ये ह्यूमन में आ गया और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन करता है। ये अफ्रीका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इंडिया में थोड़ा सा रेयर है। मेरे ख्याल से आज केरला में एक केस जीका वायरस का डिटेक्ट हुआ है, जिसको लेके ये चर्चा आपने रखी है। इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोविड-19 वायरस का वो नहीं है, ये अपने आप में एक अलग वायरस है जीका वायरस। कोविड-19 वायरस के वेरिएंट्स अलग हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, एप्सिलॉन, ईटा, जो डॉक्टर अमरीश ने बताया। जी बिल्कुल। रहे थे, आपने मुझसे सवाल पूछा कि ट्रीटमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या हमें, देखिए बहुत सारी दवाइयां हमने WHO की गाइडलाइंस लेके शुरुआत से हमने कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है, चाहे कोई ऐसी आपकी दवा नहीं है जो हमने यूज ना करी हो कोरोना में। आइवरमेक्टिन हो जाए, डॉक्सीसाइक्लिन हो जाए, एंटीवायरल ड्रग फेविफ्लू हो जाए, रेमडेसिविर हो जाए, लेकिन अभी तक जो प्रूव्ड ट्रीटमेंट हुआ है वो ये है कि ये जो वायरस है ये शरीर में जाता है, लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है, लंग्स के बाद 14 दिन के बाद ये वायरस शेड ऑफ हो जाता है और आपकी जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो इन्फ्लेमेशन करती है। तो रेप्लिकेशन वायरस का रोकने के लिए अभी तक जो दवा हमें पता लगी है वो खाली रेमडेसिविर है, जिसका कुछ हद तक प्रयोग किया जाता है अगर टाइमली वो शुरुआत में यूज करी जाए। लेकिन जब इन्फ्लेमेटरी फेज आता है आपका ये बीमारी का, तो उसमें स्टेरॉइड्स का बहुत रोल होता है। स्टेरॉइड सूजन कम करती है, लेकिन उसके अपने अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करती है, और ऑक्सीजन थेरेपी है। उसके अलावा जो एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होती है, साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, उसमें टोसिलिजुमैब अभी तक प्रूवन है। बाकी अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं मिली है, और अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे काफी चर्चा हो रही है, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो कॉकटेल रेजिमेंट सिप्ला ने निकाला है जो लगभग 60,000 का आता है, वो अभी डेल्टा वेरिएंट जो आया है हमारे यहाँ सेकेंड वेव में, वो पाया गया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उतने अच्छे से काम नहीं करती अगर वो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो व्यक्ति। तो में यही रिसेंट एडवांस है। बाकी अगर और कुछ हो तो डॉक्टर अमरीश एनलाइट करें। जी बिल्कुल डॉक्टर अमरीश, जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर विकास ने जानकारी दी है, खास तौर से वेरिएंट्स को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और कोरोना के इलाज को लेकर बातचीत की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वेरिएंट के नए नए रूप आते हैं, ऐसे में लोगों के मन में शंका ये रहती है कि वेरिएंट का नया रूप आया, यदि वैक्सीन उस पर काम नहीं करेगी तो किस तरह से इलाज को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन एक हथियार ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से आम बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिस तरह से टाइफॉइड का इलाज होता है, निमोनिया का इलाज होता है, हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इस तरह की दवाई को लेकर क्या आगे आने वाले समय में कुछ हो सकता है कि इस पर रिसर्च चल रही है? जानकारी चाहेंगे आपसे। उम्दा सवाल है और अच्छी जानकारी डॉक्टर मिश्रा ने दिया है। मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना जी डॉक्टर अमरीश, माफ कीजिएगा, आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे। एक कॉलर हमारे साथ आए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और उसके बाद चर्चा पे वापस लौटेंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अपना नमस्कार। सवाल बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? जी मैं बस्ती से बोल रहा हूँ। जी और बताइए। मेरा डॉक्टर मिश्रा जी से सवाल है जी कि मैंने कोरोना के वो आ रहे हैं, केस आ रहे हैं, स्ट्रेन आ रहे हैं जी, और इसको लेके खासकर बच्चों को ज्यादा सुरक्षित किया जा रहा है, स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, जी जिससे बच्चे कुंठित हो जा रहे हैं, उनका स्क्रीन
समय बर्बाद हो रहा है, जबकि सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, तो क्या सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है आने वाले स्पेन से? जी बिल्कुल, आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर विकास संजू जी का सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से तमाम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि तीसरी लहर में कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा खतरा है, उनका साफ तौर पर यही सवाल है कि बच्चों को इसके लिए लोग घरों पर रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो क्या वाकई में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों के लिए अभी भी बरकरार है? जी देखिए, पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली लहर जब आई थी तब भी करीब 10 से 15% बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से रिकवरी हुई, डेथ रेट ना के बराबर था। सेकेंड वेव में भी 16 से 20% बच्चे इन्फेक्ट हुए, लेकिन इस बार भी बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण डेथ रेट ना के बराबर हुआ। इससे हमें ये पता लगता है कि बच्चों में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। थाइमस ग्लैंड एक होता है जो हमारे गले में होता है, ग्रंथि, वो बच्चों में होता है। ये एक तरह का इम्यूनिटी का पावर हाउस होता है, तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी इनकी अच्छी होती है बच्चों की। उसके अलावा जो कोविड-19 वायरस है, ये प्रूवन है कि कोविड-19 वायरस को बाइंड करने के लिए एस रिसेप्टर की जरूरत होती है, और ये एस रिसेप्टर्स हमारे शरीर में डेवलप होने में 14 से 15 साल लगते हैं। 14 से 15 साल के बाद ये रिसेप्टर्स डेवलप होते हैं, तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी वायरस को अच्छे से नहीं मिल पाती है बच्चों में। जी बिल्कुल डॉक्टर विकास, समय हमारे पास कम है। डॉक्टर अमरेश जी से भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर अमरेश, बहुत कम शब्दों में आपका यहाँ पर जवाब चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार वेरिएंट्स बदल रहे हैं, क्या आगे आने वाले समय में इलाज को लेकर बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं ऐड ऑन करूंगा डॉक्टर मिश्रा से। बहुत सारी मेडिसिन पे अभी ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें हम जो इसका रिसेप्टर होता है ACE2 रिसेप्टर होता है, उसके अगेंस्ट भी दवाइयां बनाई जा रही हैं। बैक्टीरियोफाज होता है जो गंगा जी के जल में होता है, गंगा रिवर के पानी में होता है, उसको भी लेके इलाज के रूप में ट्रायल किए जा रहे हैं। अन्य किसी और साल्ट पे भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं अभी, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि जिस तरह ये इतना जल्दी बदल रहा है तो थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगी कि कौन सी दवाई कब लॉन्च हो जाएगी और इफेक्टिव कितने समय के लिए होगी, लेकिन इसमें डेफिनेटली काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों का हमसे जी डॉक्टर विकास। रिस्क बिल्कुल नहीं है, बच्चों को तीसरी लहर में रिस्क नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अमरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम यहाँ पर कोरोना के वेरिएंट्स को लेकर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से नए वेरिएंट को लेकर हलचल मची है, गोरखपुर में नया पेशेंट आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में डर जरूर व्याप्त है। हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैक्सीनेशन कराइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर